नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं भारत की खबर और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी। और समीर जी को देख के आप समझ गए होंगे कि आज खबरों के धुरंधर ढूंढने का दिन है। सर, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम खबरों के धुरंधर में। खबरें मैं बताता हूं फटाफट और समीर जी हमको बताएंगे धुरंधर कौन बनने वाला है। सबसे बड़ी बात तो देखिए, पार्लियामेंट नहीं चली है और पार्लियामेंट के केवल 4 दिन बचे हैं, सोमवार से लेकर के गुरुवार, 10, 11, 12, 13, ये 4 दिन बचे हैं सर। अब इन 4 दिनों के अंदर 2 बड़े काम सरकार जो है वो करना, अगर कर सके तो करना चाहेगी। एक वुमेन्स रिजर्वेशन, महिला आरक्षण और उसके साथ डिलिमिटेशन बिल और एफसीआरए का बिल। अब आज प्रधानमंत्री ने अभी शुक्रवार को कई सांसदों से एनडीए की मुलाकात की और वहां से खबर निकली कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है। सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट में ऐसा माहौल बन पाएगा कि इन 4 दिनों के अंदर कोई बड़ा बिल पास हो पाए? देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सरकार कोशिश करे। हालांकि ये बात ठीक है कि जब 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, मानसून सत्र, लगातार हंगामे के कारण पार्लियामेंट का सेशन चलाने या विपक्ष अभी भी गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी बयान नहीं दिया, पार्लियामेंट में भी वो नहीं आए। और अब आज जिस तरीके से चर्चा आ रही है कि प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की है नेताओं के साथ और जो संकेत दिया है, तो हो सकता है सरकार लेकर, अभी सरकार को तो एफसीआरए का बिल लेकर आना है, तो सरकार पहले एफसीआरए का बिल लेकर आएगी। लेकिन ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए 10, 11, 12, 13 का सेशन है, 4 दिन का, एक दिन का ब्रेक है, उसके बाद 15 अगस्त से तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से संबोधित करेंगे। तो क्या इन 4 दिन के अंदर ऐसा कुछ होगा कि जो लेकर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को उसके बारे में चर्चा करेंगे? तो मुझे लगता हो सकता है सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी और अमित शाह अगर इतने दिन पार्लियामेंट में नहीं आए तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे। एक तो बाकायदा नंबर आया है कि प्रधानमंत्री ने, मतलब कि उस मीटिंग से निकल के आया कि 366 सांसदों का समर्थन है हमारे पास। तो क्या होगा ना, सरकार जब किसी से बढ़ती है और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कोई बिल पास कराने जाएंगे और ऐसा बिल पास कराने के लिए जा रहे हैं जो बिल उनका पार्लियामेंट में गिर चुका, बहुमत नहीं था, तो इस बार तो उन्होंने कदम फूंक कर रखा होगा। जो डीएमके का जो बयान जिस तरीके से आया है कि भाई हमारी शर्तें ये अगर हो जाती तो हम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डीएमके भी उनके साथ आ चुका है और इस बात की पूरी संभावना कि समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करे। अच्छा। करीब करीब समाजवादी पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है मुझे लगता है, और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करे बिल आने पर। तो मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है कि इन 4 दिनों के अंदर अगर वाकई 366 है तो कोई बड़ी पार्टी तो और जुड़ी है सरकार के साथ, और समाजवादी पार्टी होगी। अच्छा, इसमें तय है समाजवादी, क्योंकि बाकी पार्टियां छोटी है। शरद पवार का जोड़ेंगे तो भाई क्या आपके साथ से आज सांसद डीएम के 22 बड़ी पार्टी डीएम के जोड़ेगी, बिना समाजवादी पार्टी के इतना कॉन्फिडेंस और नहीं आ सकता। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अगर डीएमके नहीं है तो फिर तो एक बड़ा चंक चाहिए ही चाहिए सर, समाजवादी पार्टी का है, वो समाजवादी पार्टी का, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से इनकी बात हो गई। अरे 4 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है और समीर जी बताएंगे आपको। देखिए, क्योंकि केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो साफ मना कर चुके हैं कि सरकार ना तो विशेष सत्र लाएगी और ना इस सत्र को एक्सटेंड करेगी। तो फिर इसका मतलब तो साफ हुआ कि जो करना है इन 4 दिनों में ही करना है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और आप देखिए किरण रिजिजू लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उन्होंने से मुलाकात की थी, 50 मिनट बात की थी, कल भी राहुल गांधी से उन्होंने फोन के ऊपर बात की है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को, मुझे लगता है, सहमति पर लाने की कोशिश कर रहे होंगे किस तरीके से लेकर आया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं आती तो माइनस कांग्रेस और विपक्ष, जो बड़ी पार्टी है, फिर समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार हो, उसके अंदर डीएमके हो, उद्धव ठाकरे के 3 सांसद हो, इनसे बात करके मुझे लगता है कि सरकार ने तैयारी की होगी। जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया आज सांसदों को लेकर बातचीत के दौरान कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये बता रहा है कि सरकार ने तैयारी कर ली है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर सरकार के पास हैं, ये तो और सोर्सेस से भी पता चल रहा था, लेकिन सरकार उसको खराब माहौल में नहीं लाना चाहती कि इतना बड़ा बिल जिसका पूरे देश पर असर पड़ेगा, देश की संसद और विधानसभाओं की संख्या सीटों की बढ़ जाएगी इतनी, वो बिल हल्ले हंगामे में नहीं आना चाहिए। आराम से चर्चा कर के साथ वो बिल पास कराने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा ही सरकार एफसीआरए पर भी सोचती है, लेकिन वो माहौल तो बन नहीं पा रहा। राहुल गांधी तो अमित शाह के सदन में आने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, सरकार तो मान के चल रही होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस तो समर्थन में आने नहीं वाली है, तो सरकार कब तक समय व्यर्थ करेगी? समर्थन नहीं, चर्चा के लिए भी कम से कम माहौल, शांत माहौल तो हो। भाई चर्चा वो तो तब करेंगे ना जब उसका समर्थन करना होगा या विरोध करना होगा। वो तो कह चुके हैं कि भाई इसका हम किसी हालत में समर्थन नहीं करेंगे, तो वो संसद में हंगामा करने वाले हैं। सरकार की ये रणनीति होगी कि भाई माइनस कांग्रेस, सारे विपक्षी जो दल है, कांग्रेस के जो बड़े सहयोगी, अगर डीएमके आ जाता है और समाजवादी पार्टी अगर आ जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सामने बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि अकेली कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में कैसे विरोध करेगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो सरकार आगे बढ़ने की स्थिति में है। इस जिद का क्या होगा कि पहले होम मिनिस्टर सदन में आए? अभी तक तो कांग्रेस उसी पर नहीं, मुझे लगता है कि सरकार इस बिल को अगर लेकर आने की स्थिति में होगी तो निश्चित रूप से तय मानेगी कि सोमवार को फिर अमित शाह जी का बयान सेशन के अंदर
अंदर होगा, वो बयान देंगे और उसके बाद बिल लेकर आएंगे। ऐसा होगा नहीं कि सरकार मतलब अमित शाह का बयान भी नहीं हो और सरकार बिल लेकर आए। इतना बड़ा बिल अगर सरकार लाने के मन में होगा सरकार के लेकर आना ही 4 दिनों के अंदर, तो अमित शाह सोमवार को बयान देंगे और फिर FCRA का बिल भी पास करवाएंगे और फिर मुझे लगता है कि इसकी संभावना कितनी है? देखिए, अब हालांकि उन्होंने मना किया है रिजिजू साहब ने कि हम स्पेशल सेशन अभी नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन तो सरकार के पास हमेशा ही खुला हुआ है कि वो विशेष सत्र तो कभी भी ला सकते हैं इस विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, या अगले सत्र का इंतजार करें। अब अगला सत्र जो है वो सर्दियों में होगा। नहीं, इतना सरकार इंतजार नहीं करेगी। सरकार के पास आंकड़ा है, पूरा 2/3 बहुमत का है, तो सरकार सितंबर तक का इंतजार क्यों करेगी? सरकार हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद कोई 2 दिन 3 दिन का विशेष सत्र बुला ले, उसके अंदर सरकार पास करे। लेकिन अगर सरकार के पास बहुमत हो गया है, 2/3 मेजोरिटी है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार 4 दिनों का पूरा इस्तेमाल करेगी। 15 अगस्त के पहले कोई अच्छी खबर सरकार देश की जनता को देगी। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग शुक्रवार को और हुई है, और ये एक अलग किस्म का डायनेमिक्स जो है पंजाब के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। इससे सुखबीर बादल, अकाली दल के जो नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जब एनडीए के सांसदों से वो मिल रहे थे, उसी के बाद सुखबीर बादल से भी मिले हैं। अरे इंटरेस्ट, सुखबीर बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जब यूनिफाइड शिवसेना थी, ये 2 सबसे पुराने और सबसे पक्के सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये अभी 6 साल पहले जब कृषि कानून आए तो वो अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से, और तब से उनके और बीजेपी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिखा। लेकिन पंजाब इलेक्शन से 6 महीना पहले सुखबीर बादल का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, क्या दोनों पार्टियों के बीच किसी बातचीत का इशारा कर रहा है? कोई अलायंस की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर सुखबीर बादल प्रधानमंत्री मोदी से अगर मुलाकात की तो इसमें अकाली दल की ज़्यादा मजबूरी नज़र आ रही है, क्योंकि ये सुखबीर बादल ये समझ गए कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनको खाली 1 सीट मिली थी। उनकी वाइफ सिमरन कौर बादल बठिंडा से चुनाव जीती थी, बाकी कोई उनको उम्मीदवार जीता नहीं था। पार्टी उनकी बुरी तरीके से टूट गई है। प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। सुखबीर उस तरह से पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी, और सुखबीर बादल को लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव के नगर निकाय परिणाम है, उसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करी। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो सुखबीर को लग रहा है कि भाई अगर इस चुनाव के अंदर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, मैं सत्ता में नहीं आ पाया, तो पार्टी को एकजुट रखना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। और सुखबीर कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकते, आम आदमी पार्टी के पास वो जा नहीं सकते। उनके पास एक ही और सबसे बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी, जो उनका सबसे पुराना सहयोगी रहा है। अकेले चुनाव लड़के आपको लगता है उनको कुछ संभव ही नहीं? वो लड़के देख चुके हैं ना, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने देख लिया है, तो वो समझ गए कि अकेले लड़के उनका अस्तित्व तो बचने नहीं वाला है। पार्टी टूटेगी। सत्ता में आना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फिलहाल बना हुआ है, कांग्रेस में भी एक बड़ी टूट होने की संभावना नजर आ रही है कि चन्नी का जिस तरीके से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी अकाल तख्त को लेकर जो विवाद चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी कमजोर है। तो कांग्रेस इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम सबसे बेहतर विकल्प पंजाब की जनता को देने की स्थिति में है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा होगा कि क्या बुरा अगर अकाली दल लौट कर आती है। तो लेकिन ये रिश्ता जो था पहले छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता था महाराष्ट्र की तरह, अब तो बड़ा भाई अकाली दल, छोटा भाई बीजेपी, अब उल्टा हो जाएगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है सुखबीर बादल को भी इस बात का अंदेशा है, और इसलिए वो छोटा भाई बनने के लिए भी तैयार है कि भाई सत्ता में हमारी भूमिका बनी रहे। और शायद सुखबीर बादल को इस बात के जमीनी स्तर से पे मैसेज मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। शायद उनको संगठन ने कहा होगा कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी। आप ये बात लगातार कह रहे हैं, मैं कह दूं ऑन रिकॉर्ड लगातार वो हमारे प्रोग्राम्स में कह रहे हैं समीर जी कि बीजेपी आप देखिए बहुत आश्चर्य, मतलब सबको हैरान कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अलायंस विनिंग अलायंस बन सकता है, 100% बन सकता है। और बिना अकाली के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अगर हमारा सहयोगी जो रास्ता भटक गया था वापस लौट कर आ रहा है और उसका 3 से 4% का वोट बैंक एडिशनल जुड़ता है, तो उसमें नुकसान क्या है? तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको पॉजिटिवली लेगी। ये एक बड़ी मतलब क्या कहें कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पंजाब को लेकर की हुई है। मोहन भागवत ने जेन ज़ी जेन अल्फा के बच्चों से मुलाकात की, उनके बहुत सारे सवालों के 1 घंटा उन्होंने बड़े ओपन फोरम में जवाब दिए, बड़ी अच्छी वो सभा थी उसमें। लेकिन जो उन्होंने बातें कही, उससे मैसेज जो निकला वो आपसे हम समझना चाहते हैं, वो सरकार के लिए क्या मैसेज है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों का आंदोलन गलत नहीं था, ये जो मांग कर रहे थे इनकी मांग भी जायज़ थी, इनकी बात हमने नहीं सुनी इसीलिए उनको आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने में कोई हर्ज नहीं है, ये एंटी नेशनल नहीं है और मैं इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। कोई आपको अंतर दिखाई देता है मोदी सरकार के व्यवहार में और जो मोहन भागवत ने कहा उसमें, या दोनों सेम पेज पर हैं?
देखिए थोड़ा फर्क तो रहेगा जो मोहन भागवत संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी। देखिए मोहन भागवत जी संघ चुनाव नहीं लड़ता, वोट बैंक की राजनीति संघों को करना नहीं है, तो संघ समाज के नब्ज को समझता है और सरकार वोट बैंक के नब्ज को समझती है। तो सरकार के अपने वोट बैंक के लिए जो बेहतर होगा सरकार उसकी तरफ करेगी, मोहन भागवत के लिए जो समाज और उनको बेहतर लगेगा वो उसकी बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सरकार को संदेश मैं बता दूं अंतर क्या है। अंतर ये है, मोहन भागवत जी तो ने कहा सब बच्चे हमारे हैं बिल्कुल और ये आंदोलन करते हैं तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सरकार में टॉप लेवल से नहीं, पार्टी में भी टॉप लेवल से नहीं, लेकिन उनके नीचे के स्तर से यह मैसेज दिया जाता है कि ये जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, ये मोदी विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित था। इसमें जितने लोग हैं सब ये मोदी विरोधी पार्टियों द्वारा प्रायोजित है। देखिए उसमें कोई एक तबका तो रहा ऐसा कि जो मोदी विरोधी रहता है, जिनको उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबको माफ किया ना। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगा, सिर्फ इनको माफ करूंगा। मोदी और भागवत तो एक ही बात बिल्कुल, मोदी जी जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही स्टेटमेंट दिया छात्रों को लेकर सुनवाई के दौरान, और मोहन भागवत ने भी वही बात की। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों को लेकर कि भाई बच्चों को माफ करना चाहिए, मोदी ने संवाद किया, मोदी इसके लिए इंस्टा पर भी आ गए। बाकी बड़ी बात जो मोहन भागवत जी ने तमाम चीज़ों को लेकर ही कि भाई संवाद करना चाहिए, हम उनको समझने में असफल रहे, उनसे हमको बातचीत करना चाहिए। आज की जनरेशन हमारी जैसी नहीं है, मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि आप भी 75 क्यों, मैं भी 75 क्यों, हम अपने पिता की सुन लेते थे, आज की जनरेशन नहीं सुनती है। तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है इसको देखना है, सरकार का संवाद का तरीका कैसे हो ये देखना है। और उन्होंने उन तमाम लोगों को संदेश देने की कोशिश की जो इन बच्चों को के आड़ में बाकी लोगों को साथ बच्चों को जोड़ रहे थे। आप मतलब मोदी सरकार के व्यवहार में और मोहन भागवत के स्टैंड में बहुत अंतर नहीं एक जैसा ही है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं। राहुल गांधी भी गए इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा, एक सेशन किया कि मुझसे कुछ भी पूछिए, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए, वो भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं आजकल। सबको लग रहा है कि ये अब युवाओं से जोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, सबको पता है कि युवा बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप 2029 का अगर चुनाव देखेंगे लोकसभा का, तो 75 करोड़ के करीब अगर आप देखेंगे कि 30 साल तक की उम्र के जो लोग रहेंगे उनके उतने वोटर्स हो जाएंगे। और राहुल गांधी को लगता है कि भाई अगला चुनाव में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाऊंगा, जिस हिसाब से 2024 के अंदर प्रदर्शन किया था, और वो अब युवाओं से कनेक्ट कर रहा है। अभी उन्होंने गूंज कार्यक्रम शुरू किया था, वो उत्तराखंड के अंदर गए थे, अब इलाहाबाद के अंदर वो जाने वाले उसको लेकर। तो राहुल गांधी अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी को समझ में आ गया इस पूरे जंतर मंतर आंदोलन से कि युवा एक बड़ी ताकत है। जो राहुल गांधी नहीं करवा सके, उन युवाओं ने जंतर मंतर बैठ के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करा दिया। तो राहुल को लग रहा है कि अब जहां से आंदोलन खत्म हुआ है वहां से मैं उस आंदोलन को आगे लेकर जाऊं और कोशिश करूं कि युवाओं से मैं किसी तरह कनेक्ट। तो राहुल गांधी पे एक आरोप लगता है हमेशा कि ये किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं रह पाते। कभी ये वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ये जितनी आबादी उतने हक की बात करते हैं, अब उसको छोड़ दिया, ओबीसी को छोड़ दिया, अब आ गए युवाओं के ऊपर। अब या आपको लगता है आने वाले वक्त तक उसी पर रहेंगे, युवाओं पर ही रहेंगे? नहीं, फिलहाल तो मुझे बहुत उसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का आप राजनीति देखेंगे तो वो विषय बदलते रहते हैं, वो लंबे समय तक विषय पर टिकते नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है राहुल गांधी से कहा गया होगा, राहुल गांधी को भी लगा होगा कि युवाओं का एक बड़ा इशू मैटर है, पूरे देश के युवाओं से जुड़ सकते हैं और राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को उसको फायदा मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो राहुल गांधी फिलहाल मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के आ रहे हैं तब तक युवाओं के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सर, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने अपनी नई टीम अनाउंस की है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम देश भर में घूम करके लोगों के इश्यूज समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन वो जो टीम इन्होंने बनाई उसमें आरोप ये लग रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का है। खुद अभिजीत दीप के भी जो फाउंडर हैं वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी आशुतोष रांका जो को कन्वीनर है वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई और लोग हैं जो उन्होंने संगठन इंचार्ज बनाए हैं, वो आम आदमी पार्टी का काम देखते थे पहले। क्या वाकई में ये जो सारी टीम है ये आपको लगता है बैक पे आम आदमी पार्टी है? निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराने के पूरे आम आदमी पार्टी के ही लोगों की। देखिए, आशुतोष राका हो, सौरभ दास हो या अभिजीत दिपके तो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, तो उनका पूरा विचारधारा वो है, उनका नेटवर्क वो है, उनकी टीम वो है, उनको पूरा पता है। तो वो उन्हीं लोगों को साथ में लेकर आए और मुझे लग रहा है कि बी टीम है आम आदमी पार्टी की बेसिकली। वो उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, केजरीवाल जी के साथ काम भी किया हुआ हो सकता है, लेकिन ये आउटफिट जो है इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है या ये केवल जैसे आरएसएस के अनुषांगिक संगठन होते हैं ऐसे ये आम आदमी पार्टी का एक विंग भर है ये, या उससे अलग कुछ है? इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं ना कि एक कंपनी की सिस्टर कंपनी है,
सिस्टर कंसर्न है। तो ये एक सिस्टर कंसर्न है बेसिकली आम आदमी पार्टी की, मतलब पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी है और उसके एक ब्रांच अभिजीत दीपके ने शुरू करी है। अब उसको वो आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां उससे कैसे दूर लेकर जाते हैं, भविष्य क्या करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर रखते हैं या अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आगे जाके मर्ज होते हैं या अरविंद केजरीवाल के साथ किसी कोalition के अंदर वो लेकर जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करेंगे कि भाई दिल्ली का चुनाव हार गए, पंजाब का चुनाव है, अगर पंजाब का चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद वो दीपके को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। भविष्य की राजनीति में 2029 के लिए दीपके को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कैसे लेकर जाते हैं, मुझे लग रहा है वो 29 की राजनीति की तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सीजेपी रहेगी अरविंद केजरीवाल की छाया में ही, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही रहेगी और उससे बाहर निकलने वाली नहीं है। सर, एक आखिरी मुद्दे पर आपसे बात करें, बड़ा क्रूशियल इशू है ये। SC ST आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर के प्रावधान के पक्ष में सरकार नहीं है। क्रीमी लेयर का प्रावधान OBC आरक्षण में होता है, जिसमें एक इकोनॉमिक बेंचमार्क पर अगर कोई OBC समाज है, कोई समाज में कोई व्यक्ति है या कोई जाति है तो उसको OBC का आरक्षण लाभ नहीं मिलता और बाकी लोगों को मिलता है। ये कंसिडरेशन SC ST आरक्षण में ना की जाए, सरकार ने ये कहा। लेकिन मोहन भागवत जी ने वही जेनजी के कार्यक्रम में आरक्षण के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज समाज में भेदभाव है तो आरक्षण जरूरी है, कल को अगर आरक्षण ना, भेदभाव ना हो तो इस पर बात की जा सकती है। यहां भी लग रहा है कि दोनों की बातों में कुछ अंतर है। देखिए, मोहन भागवत जी एक बार बयान देके भुगत चुके हैं। बिहार चुनाव के समय उन्होंने एक बार सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए 2015 में। हाँ, और उसको लालू यादव ने जिस तरीके से उठाया था और जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तो सारा ठिकरा मोहन भागवत के ऊपर फोड़ दिया गया था कि उन्होंने ऐसा बयान दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। और आज कल मोहन भागवत जी चर्चा कर रहे थे और अभी तो 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है जहाँ SC ST का इतना बड़ा मामला है, तो मोहन भागवत जानते हैं कि भाई मैं अगर कुछ भी ईमानदारी से कहूँगा तो राजनीतिक दल उसका कैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, विपक्षी दल। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत चूंकि वोट बैंक की राजनीति संघ नहीं करता तो एक आदर्श समाज की उन्होंने बात की कि भाई जिसका लाभ ले चुके हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो इसकी बात का समर्थन करेगी या कोर्ट में अगर वो ये कह देगी कि साहब SC ST में जिन लोगों को मिल गया उनको नहीं लेना चाहिए, तो ये शुरू हो जाएगा। विपक्षी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अब स्टेप बाय स्टेप आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 2029 में आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी। ये विपक्ष आरोप लगाना शुरू करेगा। हालांकि ये प्रावधान OBC आरक्षण में है, क्रीमी लेयर का बिल्कुल है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सरकार, मोदी सरकार किसी भी तरीके से इसको छेड़ने की स्थिति में नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता है, सरकार जानती है कि किसी भी तरीके से इसमें हाथ डालेंगे तो सरकार के यहाँ झुलसना है। सरकार इससे अभी बचना चाहती है। भविष्य में सरकार क्या करेगी वो अलग विषय होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में किसी तरह की भी चर्चा, कोई विचार, किसी तरह का कोई विपक्ष को मौका मिले चुनाव के पहले इस मामले को लेके और बाद में सरकार को सफाई देनी पड़े कि हमारे कहने का तात्पर्य नहीं था, विपक्ष ने इसको तोड़ मरोड़ कर हमारी बात को रखा। सरकार उस चीज़ों से बचना चाहती है, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी हमारा ऐसा कोई राजनीतिक मजबूरी है सरकार की राजनीतिक मजबूरी है फिलहाल। सर, कई खबरों पर बात हो गई, तो ये सारी खबरें जो थी आज तो खबरें ही धुरंधर थी, मतलब खबरें बड़ी जबरदस्त थी सारी की सारी। बहुत शुक्रिया समीर जी, आप स्टूडियो में आए। तो आप देख रहे थे खबरों के धुरंधर, भारत की खबर में हम लगातार समीर जी के साथ इसकी बात करते हैं। आज इतना ही।